नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टोरी ईडल में। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ वो पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी के पात्र, घटनाएं और स्थान केवल लेखक की कल्पना की उपज हैं। इसका वास्तविक दुनिया, किसी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपका मनोरंजन करना है। यदि इस कहानी से किसी भी व्यक्ति की भावनाओं, मान्यताओं या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया इसे केवल एक कहानी के रूप में ही स्वीकार करें। एक छोटी सी गुजारिश, कहानी की शुरुआत के 5 मिनट आपको थोड़े धीमे लग सकते हैं क्योंकि हम पात्रों की दुनिया को बुन रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप अंत तक साथ बने रहे तो ये कहानी आपको एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब और वक्त जाया नहीं करते और सीधे बढ़ते हैं अपनी आज की विशेष कहानी की तरफ। अध्याय 1, उम्मीद की आखिरी किरण और विश्वासघात। रायपुर की झुलसाती दोपहर में जिया एक सस्ते कैफे के कोने में बैठी अपने फोन को घूर रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में गहरी थकान थी। वो मन ही मन बुदबुदा रही थी। लोग कहते हैं कि नर्क सबसे बुरी जगह है, लेकिन उन्होंने शायद एक मिडिल क्लास लड़की की जद्दोजहद नहीं देखी। पिता के साये के बिना माँ और जुड़वां भाइयों आर्यन और अयांश की पूरी जिम्मेदारी इन कंधों पर है। 49 रिजेक्शन। क्या इस बार भी किस्मत वही खेल खेलेगी? तभी फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमका। चयनित, सिलेक्टेड। जिया की दबी हुई चीख निकल गई। उसे लगा जैसे बरसों के अंधेरे के बाद सूरज उगा हो। उसने जोश में कहा, बस अब मुझे इस तंगी और जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं जीना पड़ेगा। लेकिन नियति के पास उसके लिए कोई और ही क्रूर योजना थी। 2 साल तक दिन रात एक करने के बाद, बिना खाना खाए ओवरटाइम की चक्की में पिसने के बाद, आज उसका मैनेजर उसके सामने बिना नजरें मिलाए बैठा था। मुझे माफ करना जिया, लेकिन कंपनी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ा रही, उसने रूखेपन से कहा। जिया का दिल डूब गया। लेकिन सर, आपने वादा किया था। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मुझे स्थायी करने की बात हुई थी। क्या वो सब सिर्फ काम निकलवाने के लिए बोला गया झूठ था? मैनेजर ने ढिठाई से मुस्कुराते हुए कहा, देखो जिया, अगर तुम्हें फ्री डिनर चाहिए तो बता देती, इतनी छोटी बात पर क्यों चिल्ला रही हो? कॉर्पोरेट में वादे नहीं, जरूरत देखी जाती है। जिया भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकली। बाद में उसे पता चला कि उसे किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि कंपनी के बड़े रसूखदार की बेटी को जगह देने के लिए निकाला गया है। किस्मत ने उसे फिर से सड़क पर ला खड़ा किया था। टूटते मन को सहारा देने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड वरुण से मिलने पहुंची। वरुण, जो पिछले 8 महीने से उसका साथी होने का दावा करता था, लेकिन वहां उसे हमदर्दी की जगह एक नया जख्म मिला। जिया, हमें अलग हो जाना चाहिए, वरुण ने सपाट लहजे में कहा। जिया सन्न रह गई। क्यों वरुण, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? वरुण ने बड़ी बेरहमी से हिसाब गिनाना शुरू किया। देखो, तुम 28 की हो गई हो, बेरोजगार हो और परिवार के कर्ज में डूबी हो। मैं 30 का हूँ, मेरी माँ बीमार रहती हैं और छोटा भाई मुझ पर बोझ है। हम दोनों ही कमजोर हैं जिया, और 2 कमजोर लोग साथ रहकर सिर्फ अपनी बदहाली ही बांट सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ इस दलदल में डूबना नहीं चाहता। जिया की आंखों में अब आंसुओं की जगह अंगारे थे। तुम इतने खोखले निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। जब तक मेरे पास अच्छी नौकरी थी तब तक तुम्हें मेरी सादगी पसंद थी। आज पता चला कि तुम सिर्फ एक स्वार्थी इंसान हो। जाओ वरुण, मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब इसी जन्म में मिल जाए। उस रात जिया ने पहली बार जी भरकर पी। जब वो नशे में धुत घर पहुंची तो उसके भाई उसे संभालते संभालते थक गए। उसकी माँ बस खामोशी से अपनी बेटी की बर्बादी को देख रही थी। अध्याय 2, अंधकूप में नई नौकरी। अगली सुबह जब जिया की आंख खुली तो सिर में भयंकर दर्द था। बीती रात की हरकतें याद कर उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने खुद को आईने में देखा और तय किया कि वो ऐसे हार नहीं मान सकती। तभी उसकी नज़र एक अजीब से ऑनलाइन विज्ञापन पर पड़ी। द डार्क रिम, लेखपाल की आवश्यकता है। नाम थोड़ा अजीब है, उसने सोचा, लेकिन सैलरी पैकेज अविश्वसनीय है। उसने बिना सोचे समझे अपना बायोडाटा भेज दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में रिप्लाई आ गया। इंटरव्यू के लिए शनिवार को बुलाया गया था। शनिवार को जब वो दिए गए पते पर पहुंची तो वहां की भव्यता देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वो एक आधुनिक महल जैसा ऑफिस था, लेकिन वहां की हवा में एक अलौकिक ठंडक और शांति थी। वहां उसकी मुलाकात एक प्रभावशाली और सजीले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हुई, जिसका नाम था कुंवर मानसिंह। स्वागत है जिया, तुम अगले हफ्ते से अपना पद संभाल सकती हो, मानसिंह ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। जिया चौंक गई। लेकिन मेरा इंटरव्यू, मेरा टेस्ट, आपने कुछ पूछा भी नहीं, मानसिंह ने शांत स्वर में कहा। हमें तुम्हारी डिग्रियों से ज्यादा तुम्हारी उस सच्चाई की जरूरत है जो तुमने अपनी तकलीफों में सीखी है। तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही चुनाव हो। काम क्या था?
उसे उस संस्थान के प्रधान के द्वारा किए गए निर्णयों और हिसाब किताब को एक विशेष न्याय पुस्तिका में दर्ज करना था। जिया ने इसे एक साधारण राइटिंग जॉब समझा और अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसे अंदाजा नहीं था कि गवाह के तौर पर उसकी मां का नाम दर्ज होना कोई साधारण बात नहीं थी। तभी मानसिंह का लहजा बदल गया। चलो, अब तुम्हें तुम्हारी असली दुनिया से मिलवाता हूँ। वो उसे ऑफिस के एक गुप्त गलियारे से ले गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ऑफिस की कंक्रीट की दीवारें धुंधली होकर पत्थर की गुफाओं में बदलने लगीं। सामने एक ऐसा विशाल दृश्य उभरा जो किसी की भी रूह कंपा दे। मानसिंह, ये सब क्या है? तुम कह रहे थे ये एक कंपनी है, पर ये तो किसी दूसरी ही दुनिया जैसा लग रहा है, जिया ने कांपते हुए पूछा। तुम यहाँ आ सकी हो क्योंकि तुमने खुद इस रास्ते को चुना है, मानसिंह ने समझाना शुरू किया। सदियों पहले जब सृष्टि में अन्याय बढ़ा, तब एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ रूहों के कर्मों का फैसला हो सके। इसे हम अंधकूप कहते हैं। उसने जिया को वहां के मुख्य प्रहरियों से मिलवाया। भैरव, मुख्य रक्षक, जो सजा और अनुशासन का प्रभारी है। वीर सिंह, संदेशवाहक, जो इंसानी दुनिया और इस गुप्त लोक के बीच की कड़ी है। कुंवर मानसिंह स्वयं, मुख्य सलाहकार, जो हिसाब किताब की देखरेख करता है। इंसानों की यादें वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं जिया, इसीलिए हमें एक ऐसी जीवित रूह चाहिए थी जिसकी कलम कभी झूठ न लिखे। तुम्हारी ईमानदारी ही इस लोक में तुम्हारी सुरक्षा है। जिया के सामने अब एक विशाल काला संगमरमर का महल था। अंदर एक ऊंचे और धधकते सिंहासन पर एक तेजस्वी पुरुष बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और न्याय की कठोरता थी। मानसिंह ने झुककर सम्मान दिया और कहा, अधिपति, हमारी नई लेखपाल जिया उपस्थित है। जिया ने जब उस अधिपति का चेहरा देखा तो उसकी धड़कनें रुक सी गईं। वो इतना आकर्षक और प्रभावशाली था कि जिया के मन में एक ही ख्याल आया, क्या रूहों का फैसला करने वाली ये जगह इतनी खूबसूरत हो सकती है? अध्याय 3, अधिपति का कठोर न्याय और जिया का विद्रोह। अंधकूप के उस विशाल और ठंडे दरबार में जिया अपनी नई नक्काशीदार डेस्क पर बैठी थी। उसके ठीक सामने ऊंचे काले सिंहासन पर अधिपति विराजमान थे। जिया अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए रुक गई और उन्हें चोरी छिपे निहारने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी, भले ही ये स्वभाव से पत्थर और सख्त हैं, लेकिन इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि कोई भी चकमा खा जाए। गुस्सा इनकी आंखों में अंगारे की तरह दहकता है, फिर भी एक अजीब सा खिंचाव है। तभी अधिपति की गूंजती और भारी आवाज ने सन्नाटा चीर दिया। मानसिंह, ये क्या तमाशा है? तुमने दरबार की मर्यादा के बीच इस आलू बेजान इंसान को क्यों बिठा रखा है? कुंवर मानसिंह ने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए झुककर कहा, अधिपति, यह कोई बेजान वस्तु नहीं है। यह जिया है, आपकी नई लेखपाल। आपके ही आदेशानुसार इसे यहाँ होने वाली हर घटना और आपके हर निर्णय का निष्पक्ष विवरण लिखने के लिए नियुक्त किया गया है। अधिपति ने एक ठंडी और लंबी सांस भरी। मुझे तुम्हारी पसंद पर संदेह नहीं है मानसिंह, पर मुझे नहीं लगता कि ये मासूम और नाजुक लड़की यहाँ की रूह कंपा देने वाली कड़वी सच्चाई को ज्यादा दिन बर्दाश्त कर पाएगी। इसकी कलम डर से कांपने लगेगी। जिया को ये सुनकर तेज गुस्सा आया। वो अपनी सीट से खड़ी हो गई और तपाक से बोली, मेरा नाम जिया है और मुझमें किसी भी चुनौती को पार करने का जुनून है। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ। मैं साबित कर दूंगी कि मैं यहाँ अपनी काबिलियत के दम पर हूँ, किसी के एहसान से नहीं। अधिपति ने उसकी ओर एक तीखी नजर डाली, पर कुछ बोले नहीं। तभी पहला न्याय शुरू हुआ। एक व्यक्ति को भारी जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। अधिपति ने अपना प्राचीन कर्म दर्पण हवा में लहराया। दर्पण के भीतर उस व्यक्ति के पिछले जीवन की कड़ियां फिल्म की तरह चलने लगीं। वो व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक लाचार गरीब लड़के को बेरहमी से पीट रहे थे। लड़के ने हाथ जोड़कर मदद मांगी, पर इस व्यक्ति ने डर के मारे मुंह फेर लिया और चुपचाप निकल गया। फिर एक दूसरी घटना दिखी, जहां एक बस में एक लड़की के साथ बदतमीजी हो रही थी और इसने फिर से अनदेखा कर दिया। अधिपति दहाड़े, तुमने खुद कोई बड़ा अपराध नहीं किया, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सच्चाई और इंसानियत से मुंह मोड़ा। अधर्म को होते हुए चुपचाप देखना भी एक महापाप है। जाओ, सजा के तौर पर तुम्हें 400 कोस तक जलते हुए कांटों भरे रास्ते पर नंगे पैर चलना होगा। जिया ये देखकर भड़क गई। वो मर्यादा भूलकर चिल्लाई, 1 मिनट, यह सरासर नाइंसाफी है। इंसान डर के मारे कभी कभी कदम नहीं उठा पाता, वो कमजोर हो सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे इतनी भयानक और अमानवीय सजा दें। यह न्याय नहीं, सरासर तानाशाही है। अधिपति की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। दरबार का तापमान अचानक गिर गया। मूर्ख मानुष, तुम इस लोक के अटल नियमों को नहीं जानती। यहाँ सजा सिर्फ दंड देने के लिए नहीं, बल्कि भटकती रूह को शुद्ध करने के लिए दी जाती है। अपनी सीमा में रहो लेखपाल, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। जिया कांप तो रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने बड़बड़ाते हुए अपनी डायरी के कोने में लिखा, चाहे धरती हो या ये अंधेरा लोक, बॉस हमेशा खूसट और अड़ियल ही होते हैं। अध्याय 4, नन्हा मेहमान और अधिपति का गुप्त प्रेम।
दरबार का माहौल अभी तनावपूर्ण ही था कि तभी दो प्रहरी भैरव और वीर सिंह एक छोटे से 8 साल के बच्चे को लेकर अंदर आए। उस मासूम बच्चे की आंखों में गहरा डर था। उसका नाम योजन था। अधिपति ने उसे देखते ही अपना स्वर थोड़ा धीमा किया, पर नियम वही रहे। इतना छोटा बालक, इसे क्षार नदी के किनारे ले जाओ। इसे वहां पत्थरों का एक ऊंचा मीनार बनाना होगा, क्योंकि ये अपने माता पिता से पहले इस दुनिया से चला गया और उनके बुढ़ापे की उम्मीद तोड़कर उनका दिल दुखाया। वीर सिंह ने भारी मन से धीरे से कहा, अधिपति, इसके माता पिता का दिल नहीं दुखा। इसके शराबी और दरिंदे पिता ने ही इसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और इसकी मासूम लाश को 3 दिन तक एक बोरी में बंद रखा। यह सुनते ही जिया के सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़कर गई और नन्हे योजन के कान अपने हाथों से बंद कर दिए ताकि वो अपने ही पिता की दरिंदगी की बातें न सुन सके। तुम सब पत्थर के बन चुके हो क्या? एक मासूम बच्चे के सामने ऐसी बातें कर रहे हो जिसने अपनी छोटी सी जिंदगी में सिर्फ नर्क झेला है। योजन ने अपनी मासूम आवाज में कहा, दीदी, कोई बात नहीं, मैं शायद एक बुरा बच्चा हूं, इसीलिए पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं पत्थर का मीनार बनाऊंगा ताकि वो खुश हो जाएं और मुझे प्यार करें। जिया की आंखों में आंसू बह निकले। उसे अपने छोटे भाइयों आर्यन और अयांश की याद आ गई। उसने अधिपति के सामने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, कम से कम इस बच्चे को तो बख्श दीजिए। इसके साथ जो हुआ उसके बाद ये सजा बहुत क्रूर है। लेकिन अधिपति अपने फैसले पर अडिग रहे। योजन को वहां से ले जाया गया। जिया का मन अब काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। शाम को मानसिंह उसे अंधकूप के एक शांत और सुंदर हिस्से में ले गया, जहां एक शांत नदी के किनारे सैकड़ों बच्चे मिलकर पत्थर के सुंदर और ऊंचे मीनार बना रहे थे। मानसिंह ने एक बड़ा राज खोला। जिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारे अधिपति पत्थर दिल हैं? ये मीनारें असल में उन बच्चों की मुक्ति का रास्ता हैं। जब ये मीनार पूरी हो जाती है तो उनकी आत्मा से पिछले जन्म के सारे कड़वे घाव और दुख मिट जाते हैं। वे सब कुछ भूलकर फिर से पवित्र हो जाते हैं। तभी मानसिंह ने एक गुप्त ताम्रपत्र संदेश दिखाया जो अधिपति ने जगत जननी माँ परम शक्ति को भेजा था। तारांकन, जब बालक योजन अपनी सेवा पूरी कर ले तो उसे मृत्युलोक के सबसे श्रेष्ठ और प्रेम करने वाले परिवार में दोबारा जन्म देना। ध्यान रहे, उसे उस जीवन में कभी ममता और सुरक्षा की कमी न हो। जिया ये जानकर स्तब्ध रह गई। जिसे वो निर्दयी और खूसट समझ रही थी, वो असल में हर एक आत्मा के लिए एक पिता की तरह चिंतित रहता था। अधिपति ने खुद उन मीनारों की नींव में अपनी शक्ति डाली थी ताकि बिछड़ी हुई रूहों को शांति मिल सके। वापस लौटते समय जिया ने दूर से अधिपति को देखा, जो अकेले एक चट्टान पर बैठे क्षितिज की ओर देख रहे थे। जिया ने मन ही मन उनसे माफी मांगी और मुस्कुराते हुए सोचा, ये बॉस खूसट तो हैं, पर इनका दिल वाकई सोने का है। और सच तो ये है कि गुस्से में ये और भी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तभी अचानक नगाड़ों की गूंज हुई। घोषणा हुई कि एक और बड़ा गुनहगार आ रहा है और इस बार का मामला जिया के अपने अतीत से जुड़ा था। अध्याय 5, फूलों का अभिशाप और अधिपति की ढाल। उस दिन की सच्चाई जानने के बाद से जिया का बर्ताव पूरी तरह बदल गया था। अब वो जब भी अधिपति को देखती, उसके चेहरे पर एक अनजानी सी चमक और बड़ी सी मुस्कान आ जाती। दरबार की कार्यवाही के बीच जिया को मुस्कुराते देख अधिपति ने चिढ़ते हुए कहा, लेखपाल, क्या तुम अपने चेहरे से ये बेमतलब की हंसी हटा सकती हो? ये न्याय का दरबार है, कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं। गरिमा का ख्याल रखो। जिया ने मन ही मन सोचा, अक्खड़ और अड़ियल कहीं के, तमीज तो इन्हें छूकर भी नहीं गई। पर उसने बाहर से बड़ी विनम्रता दिखाई और कहा, अधिपति, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। आपने नन्हे योजन के अगले जन्म के लिए जो गुप्त आदेश दिया, उसने मेरा दिल जीत लिया। मैंने आपको गलत समझा था। आप उतने निर्दयी नहीं हैं जितना दिखते हैं। अधिपति ने अपनी घनी भौहें सिकोड़ी और कुर्सी पर आगे झुकते हुए बोले, तो तुम अपनी गलती मान रही हो? अंधकूप में अपनी गलती स्वीकार करने का एक ही मतलब होता है, सजा। बताओ, इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें क्या सजा दूं? जिया हैरान रह गई। उसने सोचा था कि तारीफ और माफी से रिश्ता सुधरेगा, पर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। वो वहां से झुंझलाकर लंच के बहाने तेज कदमों से निकल गई। रास्ते में भटकते हुए जिया महल के एक पिछले हिस्से में स्थित विशाल और रहस्यमयी बगीचे में जा पहुंची। वहां की खुशबू तो रूह को महका देने वाली थी, पर वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। वहां उसे प्रहरी वीर सिंह मिला, जो फूलों की एक क्यारी के पास खड़ा बहुत उदास दिख रहा था। अचानक झाड़ियों में से एक भयानक और काला साया, एक आदमखोर साया निकला और उसने जिया पर हमला कर दिया। जिया संभल पाती, उससे पहले उसके पैर में गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। इससे पहले कि वो साया जिया को दोबारा नुकसान पहुंचाता, एक बिजली सी चमकती हुई तलवार हवा में लहराई और उस साये को 2 टुकड़ों में चीर दिया। वह स्वयं अधिपति थे। उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता का अजीब मिश्रण था। उन्होंने जिया को अपनी बाहों में थाम लिया और कड़क कर बोले, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो?
क्या तुम्हें अपनी जान की रत्ती भर भी परवाह नहीं? जिया जब होश में आई तो उसने खुद को एक सुरक्षित और आलीशान कक्ष में पाया। वहां उसकी मुलाकात राजवैद्य भानुकुंवरी से हुई। भानुकुंवरी ने मुस्कुराते हुए बताया, जिया, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। अधिपति पूरे 24 घंटे तुम्हारी शैया के पास बैठे रहे। उन्होंने खुद जड़ी बूटियों का लेप लगाया और तुम्हारी जान बचाई। भानुकुंवरी ने यह भी बताया कि जिस बगीचे में जिया गई थी वो शापित केसर वाटिका थी। बरसों पहले वीर सिंह ने एक साधारण मानव कन्या से प्रेम किया था, जिसे दंड स्वरूप इन केसर के फूलों में बदल दिया गया। वीर सिंह अब अनंत काल तक उन्हीं फूलों की सेवा करता है। जिया को पहली बार एहसास हुआ कि इस कठोर और अंधेरे लोक के पीछे कितनी गहरी और दर्द भरी प्रेम कहानियां छिपी हैं। अध्याय 6, दिल की बात और दरबार में हंगामा। अगले कुछ दिनों तक जिया के सपनों में अजीब और खूबसूरत दृश्य आने लगे। वो एक मखमली घास के मैदान में खुद को और अधिपति को साथ चलते देखती। उसे लगने लगा कि शायद उसे अपने इस खूसट बॉस पर गहरा क्रश हो गया है। वो रायपुर की सड़कों पर चलते हुए खुद को समझाती, जिया, सुधर जा। वह कोई साधारण इंसान नहीं, इस परलौकिक दुनिया के अधिपति हैं। उनके साथ रोमांस का सपना देखना मतलब अपनी आफत को खुद न्योता देना है। जब वो वापस काम पर लौटी तो उसने देखा कि अधिपति और राजवैद्य भानुकुंवरी किसी गंभीर मुद्दे पर खिलखिलाकर बात कर रहे थे। जिया के सीने में जलन की एक तेज लहर उठी। उसने सोचा, ये मेरे साथ तो इतने सख्त और पत्थर दिल बने रहते हैं और दूसरों के साथ इतने मिलनसार। शायद मैं इनके लिए बस एक मनोरंजन का जरिया हूं। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। अधिपति ने फाइलों को देखते हुए जिया को टोकना शुरू किया, लेखपाल, आजकल तुम्हारा ध्यान काम में कम और ख्यालों में ज्यादा रहता है। कल तुमने फाइलों पर गलती से स्याही गिरा दी और आज मेरे 3 बार बुलाने पर भी तुमने अनसुना कर दिया। क्या इंसानों के वादे और काम इतने ही खोखले होते हैं? जिया का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। पिछले कुछ दिनों की जलन, बढ़ता हुआ प्यार और सपनों की उलझन एक साथ ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वो अपनी सीट से उठी और पूरे दरबार के सामने हाथ हिलाकर चिल्लाई, हाँ, सब मेरी गलती है, पर क्या आपको पता है इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आप इतने क्यूट और प्रभावशाली क्यों हैं कि हर वक्त मेरे ख्यालों में भूत बनकर घूमते रहते हैं। आपकी उस एक हल्की सी मुस्कान ने मेरा चैन और नींद छीन ली है। और आप भानुकुंवरी के साथ इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे? मेरा दिल चुराकर अब आप मेरे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। अधिपति होंगे आप अपने चेंबर में, पर मेरे दिल के अपराधी तो सिर्फ आप ही हैं। पूरे दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे हवा रुक गई हो। कुंवर मान सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। वीर सिंह ने अपनी हंसी दबाने के लिए चेहरा फेर लिया और राजवैद्य भानुकुंवरी तो खुशी से तालियां बजाने ही वाली थीं। जिया को अचानक होश आया कि उसने जोश में क्या कह दिया। उसने चारों तरफ देखा और उसका चेहरा शर्म से गहरा लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, गई भैंस पानी में। अब तो पक्का अधिपति मुझे इस लोक की सबसे गहरी खाई में फिंकवा देंगे। अधिपति बस उसे टकटकी लगाए देखते रह गए। उनकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह एक अजीब सी चमक, हैरानी और शायद एक कोमल एहसास था। जिया वहां से सिर झुकाकर भागने ही वाली थी कि अधिपति की भारी और गंभीर आवाज गूंजी, ठहरो लेखपाल, अभी तुम्हारा न्याय ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, सजा अभी बाकी है। अध्याय 7, राजवैद्य की तन्हाई और पुरानी यादों का साया। अंधकूप के दरबार की गहमा गहमी के बीच जिया अपनी फाइलों में डूबी हुई थी। तभी उसने महसूस किया कि राजवैद्य भानुकुंवरी उसे स्तंभ के पीछे से छुपकर देख रही हैं। जिया ने मुस्कुराकर पूछा, राजवैद्य जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? आप वहां क्यों खड़ी हैं? भानुकुंवरी थोड़े संकोच के साथ आगे आईं और बोली, जिया, क्या तुम बहुत व्यस्त हो? अगर थोड़ा समय हो तो क्या हम साथ बैठकर केसरिया चाय पी सकते हैं? महल के एक शांत बगीचे के कोने में जहां शीतल हवा चल रही थी, दोनों सखियां बैठी थीं। भानुकुंवरी चहकते हुए बोली, जिया, तुम सच में कमाल हो। पूरे दरबार और सभी प्रहरियों के सामने तुमने अधिपति को अपने दिल की बात कह दी। क्यूट और अपराधी, सच में तुम बहुत साहसी और बेबाक हो। जिया शर्म से लाल हो गई और अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, अरे नहीं भानुकुंवरी जी, वो तो बस गुस्से और झुंझलाहट में निकल गया था। पर क्या अधिपति सच में इतने पत्थर दिल और कठोर हैं? भानुकुंवरी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। जिया, मैं यहाँ युगों से सेवा कर रही हूँ। अधिपति और बाकी प्रहरी मेरे साथ बहुत सम्मान से पेश आते हैं, पर वे हमेशा अपने कर्तव्यों और रूहों के न्याय में डूबे रहते हैं। यहाँ कोई सखी नहीं थी जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। तुम्हारे आने से मुझे एक सहेली मिल गई है। जिया को भानुकुंवरी पर तरस आया। वो इतनी विदुषी और देवतुल्य होकर भी कितनी अकेली थीं। जिया ने अपनी पुरानी यादें साझा कीं, कैसे उसका पुराना प्रेमी वरुण उसे गरीबी के डर से छोड़कर चला गया था। भानुकुंवरी ने सांत्वना देते हुए जिया का हाथ थाम लिया। तभी जिया ने उन सपनों का जिक्र किया जिसमें वो अधिपति को एक सौम्य और मुस्कुराते हुए युवा रूप में देखती थी।
भानुकुंवरी गंभीर हो गई और धीमी आवाज में कहा, जिया, शायद तुम अधिपति के उस अतीत के अंश देख रही हो जिसे वे दुनिया से छिपाकर रखते हैं। जब उन्होंने अपनी शक्ति से तुम्हें ठीक किया था तो उनके दिव्य अंश की कुछ ऊर्जा तुम्हारे भीतर समा गई थी। शायद इसीलिए तुम उनके उन पलों को महसूस कर पा रही हो जब वे सच में खुश थे। जिया ने सोचा, वो मुस्कान कितनी सच्ची और गहरी थी। वो स्त्री जो उनके साथ सपने में थी, वो कितनी खुशनसीब रही होगी। तभी वहां अचानक अधिपति आ पहुंचे। किसके बारे में चर्चा हो रही है? अधिपति की भारी और रौबीली आवाज गूंजी। जिया घबराकर लड़खड़ाते हुए बोली, किसी की नहीं, बस मुख्य प्रहरी भैरव की बात हो रही थी। अधिपति ने तिरछी नजर से जिया को देखा। लेखपाल, अंधेरा गहरा गया है। अब अपने घर रायपुर जाओ और अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा आराम दो। कल काम बहुत ज्यादा है। जिया वहां से निकलने लगी, पर उसने पीछे मुड़कर देखा कि भानुकुंवरी किसी को देखकर बुरी तरह शर्मा रही हैं। वो अधिपति नहीं, बल्कि कठोर स्वभाव के प्रहरी भैरव थे। जिया तुरंत समझ गई भानुकुंवरी का पहला प्यार भैरव है। जैसे ही भानुकुंवरी ने अपनी भावनाओं का हल्का सा संकेत देना चाहा, सख्त मिजाज भैरव घबराकर वहां से तेज कदमों से भाग निकला। जिया ने हंसते हुए सोचा, प्यार वाकई अंधा होता है, पर यहाँ तो रूहों को सजा देने वाले प्रहरी भी इश्क से भाग रहे हैं। अध्याय 8, एक वकील का प्रायश्चित और अंधकूप का सत्य। अगले दिन जिया अपने घर से रायपुर की मेट्रो में सफर कर रही थी। रास्ते में उसे उसकी पुरानी सहकर्मी नेहा मिली। नेहा ने बातों बातों में बताया कि उसका पूर्व प्रेमी वरुण अब शहर छोड़ चुका है और अपनी बीमार मां के इलाज के लिए किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया है। जिया ने ये सुनकर महसूस किया कि अब उसे वरुण से कोई शिकायत या नफरत नहीं है। अंधकूप में काम करने के बाद वो समझ गई थी कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों और अपने डर का गुलाम होता है। जब वो वापस अंधकूप पहुंची तो उसने अधिपति के सामने एक मांग रख दी। अधिपति, हाथ से पोथियों पर लिखना बहुत धीमा काम है। मुझे हिसाब रखने के लिए एक लैपटॉप चाहिए। अधिपति ने हैरान होकर उस चमत्कारी लोहे के डिब्बे को मंगवाकर उसे दे दिया। तभी दरबार में एक नया केस आया। यशवर्धन नाम के एक मशहूर और धनी वकील की रूह को लाया गया। यशवर्धन का जीवन कर्म दर्पण में झिलमिलाने लगा। वो बचपन में बहुत गरीब था, पर अपनी जिद और मेहनत से राज्य का सबसे बड़ा वकील बना। लेकिन सफलता के नशे में उसने सच्चाई का गला घोंटना शुरू कर दिया। वो अमीर अपराधियों को बचाने और निर्दोष गरीबों को फंसाने के लिए कुख्यात हो गया। उसे अधर्म का रक्षक कहा जाने लगा। लेकिन दर्पण में एक दृश्य दिखा। एक अनाथ बच्ची की बेबस आंखों ने एक दिन यशवर्धन का दिल झकझोर दिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अपने करियर में कितने मासूम परिवारों को तबाह किया है। उसने तुरंत अपनी सारी दौलत अनाथालयों और अस्पतालों को दान कर दी और अंत में सादगी से पश्चाताप करते हुए रहने लगा। एक पुराने दुश्मन ने धोखे से उसे मार डाला। यशवर्धन फूट फूट कर रोते हुए बोला, अधिपति, मैंने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मुझे सबसे कठोर नरक में भेज दीजिए। अधिपति ने शांत और न्यायपूर्ण स्वर में कहा, यशवर्धन, तुमने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जो सच्चा पश्चाताप किया, उसने तुम्हारे पापों का बोझ आधा कर दिया है। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना होगा। अगले जन्म में तुम एक मूक जीव के रूप में पैदा होगे, जहां तुम्हारा खुद की बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन क्योंकि तुम्हारी रूह अब सच में शुद्ध होना चाहती है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अधिपति ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। जब तुम उस योनि के कष्ट पूरे कर लोगे तो तुम दोबारा एक न्यायविद वकील के रूप में ही जन्म लोगे, लेकिन इस बार तुम शोषितों, गरीबों और बेसहारों की सबसे मजबूत ढाल बनोगे। यही तुम्हारा असली प्रायश्चित होगा। यशवर्धन कृतज्ञता के साथ विदा हुआ। जिया ये सब अपने नए लैपटॉप पर खटाखट टाइप कर रही थी। अधिपति उसके पास आए और धीमे स्वर में पूछा, अब तुम्हें समझ आया लेखपाल, ये अंधकूप क्यों बनाया गया है? जिया ने उनकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। हाँ अधिपति, अब समझी कि ये जगह केवल सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पश्चाताप की अग्नि से गुजारकर एक रूह को दोबारा बेहतर इंसान बनाने के लिए है। अधिपति के होठों पर एक बहुत ही हल्की और दुर्लभ मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसने जिया के दिल की धड़कनें तेज कर दी। लेखपाल, तुम धीरे धीरे इस लोक की भाषा और उसके पीछे की करुणा को सीख रही हो। जिया ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और मुस्कुराते हुए सोचा, ये बॉस खूसट तो जरूर हैं, पर इनका हर कठोर फैसला एक बहुत गहरे और पवित्र न्याय से जुड़ा है। कड़वी कॉफी और दिल की धड़कनें। अधिपति अपने एकांत कक्ष में बैठे अपने हाथों की लकीरों को गौर से देख रहे थे। उनके दिमाग में रह रहकर जिया की बातें और उसकी निडरता घूम रही थीं। वो लड़की इतनी कम उम्र की है, पर उसकी बातें रूह की गहराई तक उतर जाती हैं। उसके आने से पहले यहाँ कितनी खामोशी और अनुशासन था, पर अब यहाँ शोर है, हलचल है और एक अजीब सी जीवंत ऊर्जा है। अधिपति ने सोचा कि शायद नियति ने ही जिया को यहाँ किसी खास मकसद से भेजा है। तभी जिया चहकते हुए और पायल छनकाती हुई अंदर आई। बॉस, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ।
ताज़ा बने हुए खास कपकेक्स। अधिपति ने अपनी चिर परिचित चिढ़ के साथ कहा, लेखपाल, यहाँ दरबार के भीतर इतना शोर मचाना बंद करो। और ये काला तरल पदार्थ क्या है जो तुम रोज बड़े चाव से पीती हो? जिया ने खिलखिलाकर कहा, अधिपति, ये जहर नहीं, कॉफी है। हम 21वीं सदी के इंसान इसके बिना काम की चक्की में नहीं पिस सकते। जिया ने बड़ी उम्मीद से अपना कप अधिपति की ओर बढ़ाया। जैसे ही अधिपति ने एक छोटा सा घूंट भरा, उन्होंने उसे तुरंत दूर हटा दिया। थू, यह तो कड़वा और कसैला है। क्या तुम मेरा स्वाद बिगाड़कर मुझे मारना चाहती हो? जिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। बॉस, आप तो बिल्कुल कॉफी अनजान निकले, यानी जिसने कभी इस अद्भुत स्वाद को चखा ही न हो। अधिपति थोड़े असहज हो गए। क्या कहा, अनजान? लेखपाल, अपनी मर्यादा में रहो और शब्दों का चुनाव सोच समझकर करो। तभी न जाने क्या सोचकर अधिपति ने जिया के हाथ से उसका आधा भरा हुआ कप छीन लिया और एक ही सांस में बाकी कॉफी पी गए। जिया का चेहरा अचानक टमाटर की तरह सुर्खलाल हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये एक परोक्ष चुंबन, इनडायरेक्ट किस जैसा कुछ था? उन्होंने मेरा ही कप इस्तेमाल किया। अधिपति ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपना हाथ रखा। जिया, तुम्हारा चेहरा फिर से लाल पड़ रहा है। क्या तुम्हें ज्वर बुखार है? तुम नश्वर जीव आखिर इतने नाजुक क्यों होते हो? जिया बस उन्हें फटी आंखों से देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अधिपति वाकई इस बात से बेखबर हैं या जानबूझकर उसके जज्बातों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घर लौटकर जिया ने अपनी ये उलझन अपने भाइयों आर्यन और अयांश के साथ साझा करनी चाहिए, पर वे अपनी पढ़ाई और खेल की दुनिया में मस्त थे। जिया ने एक गुमनाम ऑनलाइन ग्रुप पर अपनी स्थिति लिखी, जिस पर लोगों ने डराने वाले जवाब दिए। ऑफिस में अपने बॉस से दिल लगाना खुद को तबाही की ओर ले जाना है। भूल जाओ उसे, वो एक शक्तिशाली रूह है और तुम एक साधारण इंसान। अध्याय 10, अभिनेत्री माया और वफादारी का न्याय। अगले दिन अंधकूप के दरबार में एक ऐसी रूह को पेश किया गया जिसे देखकर जिया के होश उड़ गए। वो 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री माया थी। माया अपनी सादगी और दिलकश खूबसूरती के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थी, पर उसकी अचानक हुई मौत एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई थी। अधिपति ने अपने सिंहासन से कठोर और गूंजते स्वर में पूछा, माया, तुम जानती हो तुम्हें आज इस न्याय की चौखट पर क्यों खड़ा किया गया है? माया ने बड़ी बेरुखी और निडरता से जवाब दिया, अधिपति, मैंने तो बस अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है। दुनिया मुझे पर्दे पर जैसा मासूम देखना चाहती थी, मैं वैसी बनी, पर असली माया के भीतर चल रहे तूफानों को कभी किसी ने नहीं समझा। अधिपति ने हाथ के इशारे से कर्म दर्पण शुरू करवाया। माया की कहानी आंखों के सामने तैरने लगी। एक साधारण कॉलेज छात्रा से रातों रात सुपरस्टार बनने तक का सफर। उसने हमेशा पर्दे पर बेचारी और लाचार लड़की के रोल किए, क्योंकि जनता उसे उसी रूप में पूजती थी। उसने एक बहुत बड़े रईस व्यापारी से शादी की, यह सोचकर कि उसे अंततः सुकून और सच्चा प्यार मिलेगा। पर शादी के बाद उसका पति उसे अकेला छोड़कर अपने व्यापार की चकाचौंध में खो गया। अकेलेपन और अवसाद, डिप्रेशन की गहरी खाई में गिरती माया ने आत्महत्या की कोशिश की, पर उसे उसके वफादार मैनेजर ने ऐन वक्त पर बचा लिया। उस आदमी का निस्वार्थ समर्पण देखकर माया का दिल पिघल गया और उसने अपने पति के प्रति वफादारी तोड़कर उस मैनेजर के साथ अपना जीवन जोड़ लिया। अधिपति दहाड़े, तुमने पवित्र विवाह बंधन की मर्यादा का अपमान किया। तुमने अपने धोखे को मोहब्बत का नाम देकर खुद को सही ठहराने की कोशिश की। माया ने बिना डरे अधिपति की दहकती आंखों में आंखें डालकर कहा, धोखा? जब मेरा अपना पति मुझे जिंदा रहते ही भूल चुका था, तब उस अजनबी ने मुझे मरते हुए सहारा दिया। क्या अकेलापन कोई अपराध नहीं है? क्या एक टूटे हुए दिल को दोबारा जुड़ने का हक नहीं था? अधिपति का क्रोध चरम पर था। तुम इंसान अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए वफादारी और वादों की बलि दे देते हो। तुमने कस्में खाई थीं कि केवल मृत्यु ही तुम्हें अलग करेगी। तभी माया ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरे दरबार की हवा ही बदल दी। अधिपति, आप मेरे इस कदम से इतने आहत और विचलित क्यों हो रहे हैं? क्या आपके अपने अतीत में भी कोई ऐसी स्त्री थी जो आपको बीच राह में छोड़कर चली गई? क्या इसीलिए आप वफादारी पर इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि आपका अपना दिल किसी ने तोड़ा है? अधिपति मानो सन्न रह गए। उनके चेहरे पर जमे पत्थर जैसे भाव पहली बार दरकने लगे। उनके दिमाग में एक बहुत पुरानी और धुंधली याद कौंधी, एक परछाई जैसी लड़की की छवि जो उनसे दामन छुड़ाकर दूर अंधेरे में जा रही थी। जिया ने अपनी डेस्क से देखा कि अधिपति के हाथ, जो हमेशा स्थिर रहते थे, आज हल्के से कांप रहे थे। जिया ने भावुक होकर अपने लैपटॉप पर अपनी रिपोर्ट के आखिर में लिखा, तारांकन, आज पहली बार समझ आया कि न्याय केवल सूखी धाराओं और कानूनों का खेल नहीं होता। कभी कभी एक सख्त न्याय के पीछे एक बहुत पुराना और गहरा जख्म, एक टूटा हुआ दिल भी छिपा होता है। अध्याय 11 है, आरा का त्याग और अधिपति का अतीत। अभिनेत्री माया के केस ने अधिपति के भीतर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जिसे उन्होंने सदियों से अपने सीने के किसी अंधेरे कोने में दबा कर रखा था।
दरबार खत्म होने के बाद जिया ने देखा कि अधिपति अपने कक्ष के झरोखे पर अकेले बैठे शून्य को ताक रहे थे। उनकी आंखें क्रोध से नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे खालीपन से भरी थीं जो केवल एक टूटा हुआ इंसान ही समझ सकता है। जिया ने मन ही मन सोचा, क्या अंधकूप के स्वामी भी किसी की याद में इस तरह बिखर सकते हैं? अगली सुबह जिया ने देखा कि अधिपति के सबसे विश्वसनीय सलाहकार कुंवर मानसिंह थोड़े विचलित थे। उन्होंने जिया को एक खास जड़ी बूटियों वाली शीतल चाय पिलाई और भारी स्वर में कहा, जिया, तुमने कल जो देखा वह अधिपति का न्याय नहीं बल्कि उनका वो पुराना घाव था जो फिर से हरा हो गया है। तुम और अधिपति जिस तरह एक दूसरे से जुड़ रहे हो, शायद अब समय आ गया है कि तुम वो कड़वा सच जानो। मानसिंह ने जिया के माथे को धीरे से छुआ और उसे एक प्राचीन दृश्य विजन दिखाया। यह सृष्टि के उस काल का समय था जब व्यवस्थाएं बन रही थीं। अधिपति पहले ऐसे पुरुष थे जिन्हें उनकी निष्पक्षता के कारण इस न्यायलोक का स्वामी बनाया गया। उनके साथ उनके 3 भाई जैसे साथी थे, मानसिंह, वीर सिंह और कठोर भैरव। उसी समय नियति ने अधिपति के लिए एक जीवन संगिनी चुनी, आरा। आरा मरुस्थल के खिले हुए फूल की तरह सुंदर और कोमल थी। अधिपति उससे अगाध प्रेम करते थे। विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं, लेकिन तभी पाताल लोक में विद्रोह के कारण अधिपति को कुछ समय के लिए वहां जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने मानसिंह को आरा की सुरक्षा और उसकी हर खुशी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी। जब अधिपति पाताल से लौटे तो उन्होंने पाया कि आरा पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब मुस्कुराती नहीं थी और अधिपति की आंखों में देखने से कतराती थी। अंत में मानसिंह ने एक कड़वा और भयावह सच जान लिया, आरा किसी और के प्रेम में पड़ चुकी थी। वो एक साधारण मानव था। आरा ने रोते हुए मानसिंह से कहा था, अधिपति महान है, शक्तिशाली हैं, पर उनके साथ मेरा भविष्य एक पत्थर की लकीर की तरह तय था। इस साधारण मनुष्य के साथ मुझे जीवित महसूस होता है। मैं अपनी मर्जी से सांस ले पाती हूँ। मानसिंह ने अधिपति को ये सच नहीं बताया क्योंकि वो अपने मित्र और स्वामी को टूटते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन जब आरा की मृत्यु हुई और उसकी रूह अंधकूप पहुंची तो अधिपति को सब पता चल गया। उस दिन अधिपति ने आरा को विश्वासघात के लिए जो कठोर सजा सुनाई, उसी का बोझ और पछतावा वो आज भी ढो रहे हैं। जिया ये दृश्य देखकर फुट फूट कर रो पड़ी। उसने महसूस किया कि अधिपति का गुस्सा दरअसल उनका अधूरा प्रेम और वो अपमान है जिसे वे आज तक भुला नहीं पाए हैं। मानसिंह ने अपने अंगरखे की आस्तीन हटाई तो जिया ने देखा कि उनके शरीर पर जलने के गहरे निशान थे। यह सजा मुझे मिली जिया, क्योंकि मैंने अपने स्वामी से झूठ बोला था, पर अधिपति का दिल आज भी उस धोखे की आग में जल रहा है। अध्याय 12। जिया की चुनौती और नया न्याय। जिया ने अब तय कर लिया था कि वो अधिपति को इस पुराने दर्द और बदले की भावना से बाहर निकाल कर रहेगी। अगले दिन वो ड्यूटी के समय से आधा घंटा पहले ही पहुंच गई। उसने एक बहुत ही सुंदर और सलीके की साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा एक दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। उसने सीधे अधिपति के निजी चैम्बर में कदम रखा। अधिपति अपनी मेज पर उंगलियां थपथपा रहे थे। यह उनके अशांत होने का संकेत था। जिया ने बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अधिपति, मैं अभिनेत्री माया के केस के पुनर्विचार रिट्रायल की मांग करती हूँ। अधिपति की आवाज पूरे चैम्बर में गरज उठी, लेखपाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंतिम फैसले को चुनौती देने की? उस रूह के लिए 10,000 साल की सजा तय हो चुकी है और वही अटल सत्य है। जिया 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। एक लेखपाल के नाते मैंने पिछले कई सौ सालों के रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। सबसे बड़े अपराधियों और हत्यारों को भी अधिकतम 5,000 साल की सजा मिली है। माया ने केवल अपने दिल की पुकार सुनी थी, उसने किसी की जान नहीं ली। उसे 10,000 साल की सजा देना सरासर अन्याय है। क्या ये वास्तव में न्याय है या आपका अपना व्यक्तिगत प्रतिशोध जो आप माया के जरिए आरा से ले रहे हैं? अधिपति गुस्से में अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी आंखों में ज्वाला थी। तुम एक मामूली इंसान होकर इस लोक के प्राचीन नियमों को बदलना चाहती हो? जिया ने नम आंखों से पर अडिग स्वर में कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस न्याय लोक में करुणा का भी एक स्थान हो। धरती पर तो लोग रसूख से न्याय खरीदते हैं, पर मैंने सोचा था कि यहाँ कम से कम आप निष्पक्ष होंगे। अगर आप अपने अतीत के जख्मों के कारण एक रूह को इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं तो मैं इस रिपोर्ट को लिखने से साफ इनकार करती हूँ। अधिपति सन्न रह गए। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। मानसिंह और वीर सिंह दूर खड़े होकर हैरान थे कि एक नश्वर लड़की मौत के देवता को चुनौती दे रही है। कुछ लंबे पलों के सन्नाटे के बाद अधिपति ने अपनी आंखें मूंद लीं। उन्हें जिया की निडर बातों में वो सच्चाई दिखी जो शायद वो खुद से बरसों से छुपा रहे थे। अंततः अधिपति ने भारी आवाज में आदेश दिया, माया को दोबारा पेश किया जाए। माया जब दोबारा दरबार में लाई गई तो वो चकित थी। जिया ने पूरी रात जागकर जो तथ्य और तुलनात्मक आंकड़े तैयार किए थे उन्हें अधिपति के सामने रखा। उसने तर्कों से साबित किया कि माया का अकेलापन और उसके पति की अनदेखी भी इस स्थिति के लिए उतनी ही जिम्मेदार थी। अधिपति ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, माया, लेखपाल की दलीलों और तुम्हारे भीतर की तड़प को देखते हुए
तुम्हारी सजा कम की जाती है। तुम्हें अंधकूप के सबसे निचले नर्क में नहीं जाना होगा। तुम्हें अगले जन्म में एक सेवाभावी और त्यागी जीवन जीना होगा, ताकि तुम उस प्रेम का सम्मान करना सीख सको जिसे तुमने इस जन्म में खो दिया। माया की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने जिया की ओर हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। जिया ने राहत की गहरी सांस ली। अधिपति ने जिया की तरफ देखा और बहुत ही धीमी रेशमी आवाज में कहा, तुम बहुत जिद्दी हो लेखपाल, पर शायद इस पत्थर के लोग को तुम्हारी इसी मासूम जिद की सख्त जरूरत थी। जिया मुस्कुराई। उसने देख लिया था कि अधिपति का सदियों से जमा हुआ बर्फ जैसा दिल अब धीरे धीरे पिघल रहा था। अध्याय 13 न्याय की नई परिभाषा और मौन स्वीकृति। अंधकूप के विशाल दरबार में भारी सन्नाटा पसरा था। जिया की निडर दलीलों ने अधिपति को उस वैचारिक मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां वो स्वयं को पहली बार कटघरे में महसूस कर रहे थे। जिया ने अपनी कलम मेज पर रखी और निर्भीकता से कहा, अधिपति, आप नीति और धर्म पर काफी प्रभावशाली बोलते हैं, लेकिन यह केवल फैसला बदलने की बात नहीं है, ये परम सत्य की बात है। आपका अपना अतीत आपके वर्तमान के न्याय को धुंधला कर रहा है। अभिनेत्री माया के केस में आपने केवल वही देखा जो आप अपनी पुरानी टीस के कारण देखना चाहते थे, वो नहीं जो वास्तव में घटित हुआ था। अधिपति की जलती हुई आंखों में अचानक एक अजीब सी शांति और गहराई छा गई। उन्होंने जिया की ओर एकटक देखते हुए बहुत ही धीमी और मखमली आवाज में कहा, तुम्हारे इस छोटे से नश्वर दिमाग में आखिर क्या क्या चलता रहता है लेखपाल? कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं इसे खोलकर देखूं कि यहाँ इतनी हिम्मत कहाँ से आती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं तुम्हारे इस मासूम वैचारिक जाल में पूरी तरह फंस गया हूँ। उन्होंने एक लंबी और भारी सांस ली और दरबार में गूंजते स्वर में आदेश दिया, ठीक है, माया की रूह को वापस पेश किया जाए। इस प्रकरण का पुनर्विवाद रिट्रायल अभी इसी क्षण शुरू किया जाए। माया जब दोबारा न्याय के घेरे में खड़ी हुई तो वो बुरी तरह कांप रही थी। उसने जिया की तरफ कृतज्ञता और उम्मीद भरी नजरों से देखा। अधिपति ने ऊंचे सिंहासन से उससे सीधा प्रश्न किया, माया, तुमने अपने इस नए रिश्ते के बारे में दुनिया और अपने परिवार से क्यों छुपाया? क्या तुम्हें अपने किए पर भीतर ही भीतर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? माया की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उसने सिसकते हुए कहा, अधिपति, इस मृत्युलोक में एक मशहूर चेहरा होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। अगर मैं लाल रंग का चुनाव करूं तो लोग मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, अगर पीला पहनूं तो गपशप का बाजार गर्म हो जाता है। लोगों को दूसरों के निजी जीवन को अपनी ओछी बातों से तौलने में बड़ा आनंद आता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी समाज के डर में तिल तिल मरते हुए बिताई। मुझे लगा कि अगर लोगों को सच पता चला तो वे मुझे और भी ज्यादा प्रताड़ित करेंगे। आज आपके इस न्यायलोक में खड़ी हूं तो महसूस हो रहा है कि मुझे उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बस उस इंसान से सच्चा प्यार करना चाहिए था जो मेरे अंधेरों में मेरे साथ खड़ा था। जिया ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए साहसपूर्वक कहा, अधिपति, माया की एकमात्र गलती सिर्फ इतनी थी कि वो दुनिया के डर से सहम गई थी। असल में उसके पति ने उसे भावनात्मक रूप से बहुत पहले ही त्याग दिया था। जब किसी रिश्ते में भरोसे और समय की नींव ढह जाती है तभी इंसान कहीं और सहारा ढूंढने पर मजबूर होता है। माया ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। क्या उसके मन का वो असहनीय दुख प्रायश्चित के लिए काफी नहीं था? अधिपति ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। फिर उन्होंने माया से पूछा, माया, अगर तुम्हारा पति तुमसे पहले की तरह निस्वार्थ प्रेम करता और तुम्हें समय देता तो क्या तुम तब भी उसे धोखा देती? माया ने रुंधे गले से जवाब दिया, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, पर अगर वो मुझे अपना थोड़ा सा समय और प्रेम देता तो मैं उसके मान सम्मान के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर देती। आखिर वो मेरा पहला प्यार था, अधिपति। अधिपति ने अपना अंतिम और संशोधित दंड सुनाया। माया, तुम्हारी पूर्व घोषित 10,000 साल की कठोर सजा तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। तुम्हें अगले 2 साल तक अंधकूप की सामान्य सेवाओं और रूहों की देखरेख में रहना होगा। उसके बाद तुम्हारा पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन होगा। माया और जिया दोनों की आंखों में खुशी की चमक आ गई, लेकिन अधिपति ने गंभीर होते हुए आगे कहा, पर ठहर जाओ, असली सजा तो अब शुरू होगी। उन्होंने दरबार के कोने में स्थित कर्म दर्पण की ओर इशारा किया। दर्पण के धुंधले पर्दे पर माया ने देखा कि उसकी मृत्यु के बाद उसका पति उसकी तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। वो विलाप करते हुए कह रहा था, तारांकन माया, ये सब मेरी ही गलती थी। मैंने सफलता और व्यापार के पीछे भागते हुए तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुम कभी ऐसा घातक कदम नहीं उठाती। ये हृदय विदारक दृश्य देखकर माया का दिल छलनी हो गया। उसने सिसकते हुए कहा, अधिपति, ये वाकई मेरे लिए सबसे भयानक सजा है। मुझे लगा था उसे मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काश मैंने अंत से पहले उससे एक बार खुलकर बात की होती। ट्रायल समाप्त हुआ। अधिपति ने अपनी कड़क आवाज में कहा, प्रहरियों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसे ले जाओ।
कुंवर मान सिंह और अन्य प्रहरी पूरी तरह चकित थे कि अधिपति ने सदियों बाद अपना कोई अटल फैसला केवल एक लेखपाल की दलीलों पर बदल दिया। जैसे ही माया जाने लगी, वो दौड़कर आई और जिया को जोर से गले लगा लिया। शुक्रिया जिया, तुमने मेरी रूह को अनंत नर्क से बचा लिया। मैं मर चुकी हूँ, पर तुम्हारी ये करुणा मैं अपने अगले जन्म में जरूर लौटाऊंगी। जिया मुस्कुराई और बोली, मैं बस अपना काम कर रही थी माया। अधिपति ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा, आज का कार्य संपन्न हुआ लेखपाल, अब तुम कुछ समय के लिए विश्राम ब्रेक ले सकती हो। जैसे ही अधिपति अपने निजी कक्ष की ओर मुड़े, जिया ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बॉस, मुझे एक और जरूरी बात कहनी थी। लेकिन तभी जिया का ध्यान चूका और उसकी ऊंची हील वाली सैंडल चिकने फर्श पर फिसल गई। वो पीछे की ओर गिरने ही वाली थी कि अधिपति ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। उनकी गहरी और तेजस्वी आंखें जिया की चकित आंखों से मिलीं। पूरा वातावरण जैसे थम गया हो। अधिपति ने उसे चिढ़ाते हुए पर बहुत ही कोमल और रेशमी आवाज में कहा, तुम बहुत लापरवाह हो जिया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं तुमसे एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता, वरना तुम कोई न कोई आफत मोल ले लोगी। जिया के दिल की धड़कनें घोड़े की तरह दौड़ने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह महाराज की डांट थी या उनके हृदय में पनप रहा कोई नया और कोमल एहसास। अध्याय 14। प्रेम का स्वीकार और अंधकूप की सीमाएं। अधिपति ने जिया को अपनी मजबूत बाहों में थाम रखा था। जिया के दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, पर अधिपति के चेहरे पर इस बार कठोरता नहीं बल्कि एक गहरी चिंता थी। उन्होंने जिया के माथे को धीरे से छुआ और उनकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम्हें बहुत तेज बुखार है लेखपाल। जब नश्वर जीव इंसान भीतर के द्वंद्व से जलते हैं, तब उनकी देह इसी तरह ज्वर से तपने लगती है। उन्होंने द्वार पर खड़ी अपनी सेविका से कहा, कुंवर मान सिंह से कह देना कि दोपहर के न्याय सत्र से पहले मैं उपस्थित हो जाऊंगा, पर उन्हें सूचित कर देना कि ये मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की अभी अस्वस्थ है। जिया ने हल्की आवाज में विरोध किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बॉस। मुझे अपने काम पर जाना है। मैं अपनी पगार सैलरी नहीं कटवाना चाहती। अधिपति ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया और उसे एक छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में उठाकर अपने निजी विश्राम कक्ष की ओर ले जाने लगे। जिया का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, आपका ये व्यवहार मेरे दिल की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं है। कक्ष में पहुंचकर अधिपति ने उसे कोमलता से शैया पर लिटाया। जिया ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, महाराज, आपने अंततः माया की सजा क्यों कम की? आप तो अपने न्याय पर चट्टान की तरह अड़े थे। अधिपति ने खिड़की की ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, एक शासक का धर्म सिर्फ दंड का विधान करना नहीं, बल्कि विलाप को सुनना भी है। तुम दोनों की दलीलों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि कहीं मेरा न्याय प्रतिशोध तो नहीं बन रहा। और लेखपाल, तुम्हारी लिखावट भले ही मोतियों जैसी ना हो, पर तुम्हारी बातें रूह पर गहरा असर करती हैं। जिया ने महसूस किया कि इस कठोर व्यक्तित्व के पीछे एक बहुत ही परवाह करने वाला इंसान छिपा है। भावनाओं के आवेग में आकर उसने कह ही दिया, महाराज, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप ऊपर से सख्त हैं, पर आपका हृदय बहुत कोमल और पवित्र है। यह सुनते ही अधिपति के हाथ ठहर गए। उनके चेहरे पर अचानक एक कड़वाहट और दूरी आ गई। जिया, तुम एक नश्वर इंसान हो और मैं इस लोक का अधिपति। हमारे बीच किसी भी प्रकार का अनुराग प्रेम वर्जित है। क्या तुमने उन रूहों का हश्र नहीं देखा जो भावनाओं के वश में होकर इस लोक के शापित फूलों में बदल गईं? तुम्हारी ये भावनाएं केवल तुम्हारी व्यक्तिगत भूल हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिया का दिल कांच की तरह टूट गया, पर उसने अपनी आंखों के आंसू पी लिए। वो समझ गई थी कि अधिपति उसे नहीं, बल्कि उन सीमाओं को बचा रहे हैं जो उन्हें एक निष्पक्ष न्यायाधीश बनाती हैं। अध्याय 15। सुमित की कहानी माइनस अभाव और अंधकार की शुरुआत। अगले दिन अंधकूप के दरबार में एक नया अपराधी लाया गया। उसे देखते ही जिया की आंखें फटी रह गईं। अरे, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने दर्पण के पुराने दृश्यों में देखा था, दूसरों को डराने वाला शातिर ठग। उस लड़के का नाम सुमित था। वो अभी पूरी तरह वयस्क भी नहीं हुआ था। सुमित ने जिया को देखते ही बड़ी ढिठाई और बदतमीजी से कहा, ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है और मुझे यहाँ किस हक से लाया गया है? मैं अभी नाबालिग हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि धरती का कानून मुझे कड़ी सजा नहीं दे सकता। अधिपति की एक ही गर्जना से पूरा दरबार कांप उठा और सुमित के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। अधिपति ने कहा, यहाँ धरती का कमजोर कानून नहीं, बल्कि कर्मों का अचूक हिसाब चलता है। सुमित, अपने पापों को स्वीकार करो, वरना दर्पण स्वयं गवाही देगा। सुमित की कहानी कर्म दर्पण के पर्दे पर जीवंत हो उठी। वो रायपुर के एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसकी माँ दिन भर मजदूरी करती और उसे खर्च के लिए केवल 10-20 रुपए दे पाती थी। सुमित को अपने फटे हुए जूतों और पुराने घिसे हुए फोन से अपने दोस्तों के बीच बहुत शर्मिंदगी होती थी। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया, मुझे और पैसे चाहिए।
मेरे सब दोस्त ब्रांडेड जूते और अच्छे कपड़े पहनते हैं और मैं किसी भिखारी जैसा दिखता हूँ। उसकी माँ ने रोते हुए उसकी मिन्नतें की। बेटा, अपने छोटे भाई नितिन की हालत तो देख। वो 7 साल का हो गया है पर अभी भी बोल नहीं पाता। उसकी थेरेपी और दवाइयों में घर की एक एक पाई चली जाती है। सुमित को अपने भाई से स्नेह तो था, पर अभाव की आग ने उसके भीतर नफरत का बीज बो दिया था। वो अपने भाई की बीमारी को ही अपनी गरीबी और नाकामयाबी का कारण मानने लगा। स्कूल में उसे उसका पुराना पड़ोसी आकाश मिला। आकाश के पास महंगी घड़ियां, नया स्मार्टफोन और गलत आदतें थीं। आकाश ने सुमित के कान भरते हुए कहा, सुमित भाई, कब तक इस बदहाली में सड़ोगे? अगर मेरी टोली में आओगे तो सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ी सी हिम्मत और बेरहमी चाहिए। सुमित ने देखा कि आकाश छोटे और कमजोर बच्चों को डरा धमकाकर उनके पैसे और कीमती चीजें छीनता था। पहले तो सुमित को हिचकिचाहट हुई, पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपना पहला अपराध किया, अपने ही एक सहपाठी का फोन चुराया। दर्पण में साफ दिख रहा था कि कैसे एक मासूम बालक धीरे धीरे एक क्रूर बुली बन गया। उसने न केवल दूसरों के पैसे छीने, बल्कि मासूम बच्चों के आत्मविश्वास को भी कुचलकर रख दिया। उसे दूसरों को डरा हुआ देख एक अजीब सा सुख मिलने लगा था। दरबार में सुमित चिल्लाया, ये सब मेरे साथ नाइंसाफी है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कभी ये रास्ता नहीं चुनता। यह है समाज और मेरी किस्मत की गलती है। अधिपति ने एक ठंडी और भयावह हंसी हंसते हुए कहा, अभाव तुम्हें विवश बना सकता है सुमित, तुम्हें मेहनत के लिए उकसा सकता है, पर क्रूरता, दूसरों को तड़पाना तुम्हारी अपनी पसंद थी। तुमने उन मासूमों की आंखों में खौफ देखकर अपनी सत्ता का आनंद लिया। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ का न्याय तुम्हें नाबालिग मानकर माफ नहीं करेगा। जिया ने सुमित के पत्थर जैसे चेहरे को देखा और गहरी सोच में डूब गई। क्या गरीबी वाकई इंसान की रूह को इतना काला कर देती है, या फिर हम खुद ही अपनी सहूलियत के लिए अंधेरे का रास्ता चुन लेते हैं? अध्याय 16, मुखौटे और मेहनत, सच्चाई का आईना। सुमित का अहंकार अभी भी टूटने का नाम नहीं ले रहा था। वो अधिपति की सत्ता को चुनौती देते हुए उन्हें राजसी ठाठ में पला हुआ कहकर चिढ़ा रहा था। उसने चिल्लाकर पूरे दरबार के सामने कहा, तुम्हें क्या पता कि असली गरीबी और तंगी क्या होती है? तुम तो सीधे इस ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। अगर मेरी जगह तुम उस बदहाली में होते तो तुम्हें भी पेट भरने के लिए चोरी का रास्ता अपनाना पड़ता। अधिपति ने उसकी उद्दंडता को बड़े धैर्य से सुना और फिर अपनी नजरें घुमाकर जिया की ओर इशारा किया। उन्होंने सुमित की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम अपनी कायरता और अभावों को ढाल बना रहे हो सुमित, लेकिन यहाँ तुम्हारे सामने एक कन्या जिया खड़ी है जिसने बचपन में ही अपने पिता का साया खो दिया था। उसके कोमल कंधों पर उसकी माँ और 3 छोटे भाइयों की पूरी जिम्मेदारी थी। उसने अपनी पढ़ाई और परिवार के मान सम्मान के लिए दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया, पर कभी किसी का हक नहीं छीना। उसके लिए उसका परिवार बोझ नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और स्वाभिमान था। जिया ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे आज समझ आया कि अधिपति ने उसकी जीवन गाथा और उसके बायोडाटा का एक एक शब्द कितनी गहराई से पढ़ा है। अधिपति ने सुमित को अंतिम दंड सुनाया, एक ऐसा अनंत और गहरा सन्नाटा जहां उसे केवल अपनी ही अंतरात्मा की चीखें सुनाई देंगी, ताकि वो अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप कर सके। बाद में जब जिया रायपुर की मेट्रो से घर लौट रही थी तो उसका मन मयूर की तरह झूम रहा था। अधिपति ने सबके सामने उसे एक श्रेष्ठ इंसान कहा था। घर पहुंचते ही उसे अपना छोटा भाई आर्यन मिला। जिया को मन ही मन चिंता थी कि उसका दूसरा भाई रोहन एक मैकेनिक बनने के लिए तकनीकी कॉलेज जाना चाहता है। जिया चाहती थी कि वह किसी नामी कॉलेज में पढ़कर बड़ा अफसर बने, ताकि उसे जीवन में कभी संघर्ष न करना पड़े। लेकिन आर्यन ने बड़ी समझदारी से उसे समझाया, जिया दीदी, आप रोहन को अपनी नज़रों से देख रही हैं। वो पढ़ाई में कमजोर नहीं है, बस उसे बचपन से ही मशीनों और इंजनों की धड़कन समझ आती है। वो आप पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहता, बल्कि अपने हुनर के दम पर अपना सपना पूरा करना चाहता है। हम अब छोटे बच्चे नहीं रहे दीदी, हम बड़े हो गए हैं और आपकी लाठी बनना चाहते हैं। जिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसके भाई अब अपनी राह खुद चुनने के काबिल हो गए हैं और वे अब उसकी फिक्र का कांटा नहीं बल्कि उसके गर्व का विषय हैं। अध्याय 17, पिता का प्रेम और अंतिम विदा। अगला दृश्य अंधकूप के दरबार का है, जहां का वातावरण आज बहुत भारी था। इस बार एक टैक्सी चालक दीपक न्याय के घेरे में खड़ा था। वो फूट फूट कर रो रहा था। दर्पण में दिखा कि दीपक की पत्नी का देहांत पहले ही हो चुका था और उसकी 10 साल की मासूम बेटी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। अस्पताल के मोटे बिलों को चुकाने के लिए एक भ्रष्ट डॉक्टर ने उसे बीमा धोखाधड़ी के जाल में फंसा लिया। दीपक ने अपनी फूल जैसी बेटी की जान बचाने की विवशता में गलत रास्ता चुना और एक भयानक दुर्घटना में खुद अपनी जान गंवा बैठा। दीपक ने हाथ जोड़कर अधिपति से विनती की, महाराज, मुझे एक बार वापस भेज दीजिए। मेरी छोटी बच्ची संसार में बिल्कुल अकेली है, उसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मुझे आप जो सजा देना चाहें दे दीजिए। मैं नरक की आग में जलने को तैयार हूँ, पर मेरी बेटी को अनाथ मत छोड़िए।
अधिपति का हृदय, जो सदियों के न्याय से कठोर हो चुका था, इस बार पसीज गया। पर विधि का विधान अटल था। उन्होंने भारी मन से कहा, दीपक, तुमने अनजाने में ही सही पर एक अपराध का साथ दिया, जिसकी सजा अनिवार्य है। मैं तुम्हें पुनः जीवित कर मृत्युलोक नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम्हारी जीवन रेखा समाप्त हो चुकी है। लेकिन तुम्हारे इस पवित्र पिता प्रेम और पश्चाताप को देखते हुए मैं तुम्हें एक विशेष अवसर देता हूँ। तुम आज रात अपनी बेटी के स्वप्न में जा सकते हो और उससे अपनी अंतिम विदा ले सकते हो। दीपक ने रोते हुए अधिपति के चरणों में शीश नवाया और उनका आभार व्यक्त किया। जिया ये सब देख रही थी और उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। उसे याद आया कि बरसों पहले जब उसके पिता गुजरे थे, तब वे भी एक बार उसके सपने में आए थे और उसके माथे को चूमकर कहा था, मेरी लाडली बेटी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखना। जिया को एहसास हुआ कि अधिपति भले ही बाहर से वज्र की तरह कठोर दिखते हों, लेकिन वे सच्ची भावनाओं की कद्र करना जानते हैं। वहीं अधिपति भी भीतर ही भीतर बेचैन थे। उन्हें बार बार जिया का मासूम चेहरा और उसकी कही हुई वो निडर बात याद आ रही थी, मैं आपको पसंद करती हूँ। अधिपति ने एकांत में अपने सिंहासन पर बैठे हुए मन ही मन सोचा, यह मानुष कन्या, इसने मेरे सदियों के इस पत्थर जैसे एकांत को पूरी तरह भंग कर दिया है। कहानी अब बहुत ही भावुक मोड़ पर है। क्या अधिपति अब जिया के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार करेंगे, या फिर अंधकूप का कोई नया संकट उन्हें फिर से दूर कर देगा? अध्याय 18, अतीत का सामना और त्याग का रहस्य। अंधकूप के दरबार में भारी सन्नाटा था। जिया की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अधिपति ने जब अपनी ऊंची गद्दी से जिया की ये हालत देखी तो उनका सिंहासन जैसे डोल गया। वे मर्यादा छोड़कर नीचे उतरकर जिया के पास आए। जिया ने घबराकर अपनी आंखें पोंछीं और बहाना बनाया कि उसकी आंखों में धूल चली गई है, पर अधिपति जानते थे कि ये कोई धूल नहीं बल्कि रूह का गहरा दर्द है। अधिपति ने अपने शाही लिबास से एक दिव्य नील मणि का आभूषण निकाला और जिया की हथेली पर रखते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। इसे देवलोक के शिल्पकारों ने स्वयं इंद्रदेव के लिए गढ़ा था, जो उन्होंने मुझे मित्रता की भेंट स्वरूप दिया था। इसे पाकर अब अपना रोना बंद करो और याद रखना लेखपाल, इसमें कोई भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, ये बस एक साधारण सा उपहार है। जिया ने उस चमकते रत्न को देख मुस्कुराते हुए थाम लिया। बाद में जब राजवैद्य भानुकुंवरी को ये पता चला तो वो दंग रह गईं। महाराज, वो कोई साधारण पत्थर नहीं था, वो आपकी सबसे प्रिय और रक्षक वस्तु थी। क्या आप वाकई इतने अनजान हैं कि आप जिया के आंसुओं के आगे अपना सबसे कीमती राजसी रत्न हार गए? अगले दिन जिया ने अपनी मशहूर केसर इलायची वाली कोल्ड कॉफी अधिपति को पिलाई। अधिपति ने पहले तो उसे काला विष कहकर चिढ़ाया, पर जैसे ही एक घूंट भरा वे जिया की इस अनोखी कला के कायल हो गए। जिया बहुत खुश थी कि उसे खूसट बॉस से एक और तारीफ मिली। तभी अगले अपराधी को पेश करने की घोषणा हुई। कड़कती आवाज गूंजी, वरुण, जिया का पूर्व प्रेमी। वरुण को कटघरे में देखते ही जिया के हाथ से सारी फाइलें जमीन पर बिखर गईं। वरुण, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम इस दुनिया में नहीं रहे? जिया चीख पड़ी। वरुण भी जिया को उस पद पर देखकर सन्न था। उसने अधिपति से कहा, महाराज, कोई भारी भूल हुई है। जिया यहाँ अंधकूप में नहीं हो सकती, वो तो एक पुण्य आत्मा है, वो अपनी माँ और भाइयों के लिए जीती है। वो यहाँ लेखपाल कैसे हो सकती है? अधिपति का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। वरुण, यहाँ दूसरों की चिंता छोड़ो और अपने पाप स्वीकार करो। वरुण ने सुबकते हुए कहा, महाराज, मेरा सबसे बड़ा पाप उस कन्या से झूठ बोलना है जिसे मैं खुद से ज्यादा प्रेम करता था। जिया, जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ उस दिन मुझे पता चला था कि मुझे एक असाध्य बीमारी है। मेरे पास बस कुछ महीने बचे थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी सेवा और बीमारी के अंधेरे में अपना सुनहरा जीवन बर्बाद करो। तुम पहले ही पूरे घर का बोझ उठा रही थी, मैं तुम पर अपनी मौत का बोझ नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे वो नफरत भरा झूठ बोला ताकि तुम मुझसे घृणा करो, मुझसे दूर हो जाओ और अपनी नई जिंदगी जी सको। जिया पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई। जिसे वो बेवफाई और स्वार्थ समझ रही थी, वो दरअसल वरुण का सर्वोच्च बलिदान था। अध्याय 19, न्याय का स्थगन और अधिपति का द्वंद्व। वरुण ने हाथ जोड़कर अपनी अंतिम इच्छा जताई। महाराज, मैं बस ये चाहता था कि जिया मुझसे नफरत न करे। अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं चैन से इस रूह के सफर पर निकल सकता हूँ, क्योंकि उसे सच पता चल गया है। जिया ने तुरंत अपनी सुध बुध खोकर चिल्लाकर कहा, रुकिए महाराज, वरुण निर्दोष है। इसने अभी कहा कि इसने उस लड़की को चोट पहुंचाई जिससे ये प्यार करता था, पर मैं गवाह हूं कि वो लड़की मैं कभी आहत नहीं हुई, मुझे कभी दुख नहीं हुआ, इसलिए इसका अपराध सिद्ध नहीं होता। अधिपति की आंखें अंगारे की तरह जलने लगीं। लेखपाल, तुम अंधकूप के अधिपति के सामने सफेद झूठ बोल रही हो? तुम जानती हो कि इस चौखट पर झूठ बोलने की सजा क्या है? अधिपति मन ही मन ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे।
उन्होंने कर्म दर्पण में साफ देखा था कि ब्रेकअप वाले दिन जिया कितनी बुरी तरह टूटी थी, वो कितनी रातों तक तकिए में मुंह छिपाकर रोई थी। वे जानते थे कि जिया वरुण को सजा से बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा रही है। अधिपति ने पहली बार वो किया जो इस लोक के हजारों सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, चूंकि पीड़ित और अपराधी के बयानों में भारी अंतर है, इसलिए ये न्याय प्रक्रिया आज यहीं स्थगित की जाती है। कल इस पर दोबारा सुनवाई होगी। पूरा दरबार और प्रहरी स्तब्ध थे। कुंवर मानसिंह और वीर सिंह आपस में कानाफूसी करने लगे। महाराज ने आज तक कभी कोई ट्रायल टाला नहीं है। जिया ने वाकई पत्थर को पिघला दिया है, या शायद महाराज के भीतर ईर्ष्या की आग लग गई है। जिया दरबार खत्म होते ही अधिपति के पीछे दौड़ी। महाराज, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या ये मेरी गवाही की वजह से है? अधिपति अचानक रुक गए। उनकी पीठ जिया की तरफ थी। उन्होंने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, जिया, तुम इतनी शिद्दत से और इतनी सफाई से झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? मैंने उस दर्पण में तुम्हारे बहते हुए आंसू देखे हैं। मैंने देखा है कि तुम इस वरुण से कितना गहरा प्रेम करती थी और उसने तुम्हें कितना गहरा जख्म दिया है। अधिपति मुड़े। उनकी आंखों में पहली बार दया, जलन और गहरी निराशा का मिश्रण था। तुम उस इंसान को बचा रही हो जिसने तुम्हें उस वक्त बेसहारा छोड़ दिया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या तुम्हारा दिल वाकई इतना विशाल है, या तुम अभी भी उस पुराने प्यार के साये से बाहर नहीं निकल पाई हो? जिया ने देखा कि अधिपति की आंखों में जो दर्द था वो किसी अपराधी के लिए नहीं, बल्कि जिया के उस पुराने प्यार के लिए था जिसे अधिपति अब जिया के दिल से हमेशा के लिए मिटाना चाहते थे। अध्याय 20। दंड, प्रेम और एक अनोखी डेट। वरुण के प्रस्थान के बाद अंधकूप के गलियारे में एक अजीब सी शांति थी। जिया और कुंवर मानसिंह अकेले थे। जिया को अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था कि उसने एक न्यायप्रिय अधिपति से सफेद झूठ बोला था। वो मानसिंह की सहायता से उस गुप्त और विशेष कक्ष तक पहुंची जहां वरुण को अंतिम सुनवाई तक रखा गया था। वहां का नजारा देखकर जिया की आंखें फटी रह गईं। वो कोई कालकोठरी या डरावनी जेल नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत शालीन और आलीशान कमरा था। वरुण वहां परम शांति से बैठा था। उसने जिया को देखते ही फीकी मुस्कान के साथ कहा, जिया, यहाँ के लोग बाहर से जितने कठोर दिखते हैं, भीतर से उतने ही दयालु हैं। मुझे संतोष है कि तुम्हें यहाँ इतनी अच्छी जगह और मान सम्मान मिला है। अब मैं बिना किसी बोझ या पछतावे के अपने अगले जन्म के सफर पर निकल सकता हूँ। जिया ने उसे अपनी दुआओं का आखिरी तोहफा दिया और भारी मन से पर एक मुस्कान के साथ उसे विदा किया। अगले दिन अधिपति ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर वरुण को पूर्णतः निर्दोष घोषित किया और उसे पुनर्जन्म के शुभ चक्र में भेज दिया। ट्रायल समाप्त होने के बाद अधिपति थोड़े उखड़े और विचलित से दिख रहे थे। जिया साहस जुटाकर उनके पीछे उनके निजी कक्ष तक गई और सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, महाराज, मैंने आपसे जानबूझकर झूठ बोला। मैं इस अपराध की सजा की पात्र हूँ। कृपया मुझे दंड दीजिए। अधिपति अचानक रुके और मुड़कर जिया के इतने करीब आ गए कि जिया की सांसें थम गईं। उन्होंने जिया के माथे को अपनी उंगलियों से धीरे से छुआ और बहुत ही धीमी रूहानी आवाज में बोले, झूठ बोलने की सजा तो इस लोक में बहुत भयानक होती है लेखपाल, पर तुम्हारी सजा कुछ और ही तय की है मैंने। यह कहकर उन्होंने जिया के माथे को बहुत ही कोमलता से चूम लिया और फुसफुसाते हुए कहा, यह तुम्हारी सजा है कि तुमने मुझ जैसे पत्थर दिल को भी अपनी परवाह करने पर विवश कर दिया है। जिया का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो खुशी और घबराहट के अनोखे संगम में अपनी सुध बुध खो बैठी। उसने तुरंत एक पागलपन भरा फैसला लिया और अधिपति से पूछ लिया, महाराज, क्या आप मेरे साथ भ्रमण डेट पर चलेंगे? अधिपति पहले तो थोड़े उलझन में थे कि एक देव और मानव का साथ घूमना कैसा लगेगा, पर मानसिंह के दबे हुए सुझाव पर वे मान गए। जिया को लगा था कि वे किसी सुंदर फूलों के बगीचे में जाएंगे, पर अधिपति उसे पापियों के दुर्ग पर ले आए जहां रूहों को उनके कर्मों का दंड मिल रहा था। जिया डर के मारे अधिपति के पीछे छुप गई और उनका अंगरखा कसकर पकड़ लिया। तब अधिपति ने पहली बार सार्वजनिक रूप से धीरे से उसका हाथ थामा और उसे एक अत्यंत गुप्त और अलौकिक भाग्य उपवन, गार्डन ऑफ डेस्टिनी में ले गए। वहां उन्होंने साथ बैठकर जिया के हाथों का बना सादा भोजन किया। अधिपति को जिया के हाथ का स्वाद बहुत भाया और जिया को लगा कि उसकी प्रेम कहानी अब सही दिशा में पंख फैला रही है। अध्याय 21। आरा की वापसी और टूटा हुआ विश्वास। जिया की सुनहरी खुशियां तब धुंधली पड़ गईं जब अगले न्याय सत्र में एक नई रूह को पेश किया गया। उस रूह का नाम पुकारे जाते ही अधिपति के चेहरे के भाव पत्थर की तरह जम गए और आंखों में एक पुराना दर्द जाग उठा। वह नाम था आरा। जिया ने पहले ही अपने दिव्य स्वप्नों में देखा था कि अधिपति आरा नाम को कितनी ममता और तड़प से पुकारते थे। आरा की रूह को अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं था। अधिपति ने बहुत ही भारी और रुंधे हुए मन से मानसिंह को आदेश दिया कि वो प्राचीन अभिलेख देखकर बताए कि आरा की अकाल मृत्यु कैसे हुई।
मानसिंह ने हिचकिचाते हुए और अपनी नजरें नीची रखकर कहा, महाराज, अभिलेख बताते हैं कि आरा की हत्या उसके अपने ही प्रिय अजय ने की है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया, जैसे हवा की गति रुक गई हो। आरा की रूह को स्वयं यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अजय से वो प्राणों से बढ़कर प्रेम करती थी, वो उसकी जान ले सकता है। सच्चाई की गहराई तक जाने के लिए अधिपति ने कर्म दर्पण खोलने का संकेत दिया। दर्पण में दिखा कि आरा एक बहुत ही संभ्रांत और रईस राजघराने की बेटी थी, जबकि अजय एक अनाथ और साधारण युवक था जो सरकारी उच्च पद प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा था। आरा ने हमेशा अजय का संबल बनकर उसका साथ दिया, उसकी हर आर्थिक तंगी में मदद की और उसे हमेशा ऊंचा उठने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये रूढ़िवादी समाज अजय को हमेशा हीन भावना से देखता था। लोग उसकी पीठ पीछे जहर उगलते थे। आरा जैसी राजकुमारी इस मामूली और गरीब लड़के के साथ क्या कर रही है? यह लड़का तो बस उस पर एक बोझ है। इन कड़वी बातों ने अजय के भीतर एक गहरा हीनता का भाव, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और अहंकार पैदा कर दिया था। एक शांत शाम, जब वे दोनों उपवन में साथ बैठे थे, आरा ने बड़ी सादगी और प्रेम से कहा, अजय, अगर तुम्हें लगता है कि परीक्षा का बोझ बहुत अधिक है तो तुम चिंता त्याग दो। मेरे पिता तुम्हें अपना व्यापार शुरू करने में पूर्ण सहयोग करेंगे। वे तुम्हें अपना बेटा मानकर पूरा सहारा देंगे। आरा की ये निस्वार्थ हमदर्दी अजय के जख्मी अहंकार को तीर की तरह चुभ गई। उसे लगा कि आरा भी उसे शेष समाज की तरह एक नाकाम और लाचार इंसान समझती है। उसने आपा खो दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने पौरुष के दम पर कुछ नहीं कर सकता? तुम भी मुझे एक भिखारी ही समझती हो जो तुम्हारे टुकड़ों पर पलेगा। यहीं से उनके पवित्र रिश्ते में नफरत की दरार पड़ गई। अजय का झूठा स्वाभिमान और समाज के ताने उसे एक ऐसे अंधकारमय रास्ते पर ले गए जहां प्रेम हिंसक घृणा में बदल गया। जिया दूर खड़ी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी और उसका दिल अधिपति के लिए बैठा जा रहा था। वो समझ गई कि आरा ही वो पुराना घाव है जिसे अधिपति सदियों से अपने सीने में दबाकर न्याय की मशाल जलाए हुए थे। कहानी अब एक बहुत ही भावुक मोड़ पर है। क्या अधिपति आरा को उसके धोखे के लिए माफ करेंगे और जिया इस पुराने प्यार के सामने खुद को कहां पाएगी? जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, अंधकूप और अधिपति की ये कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए और कहानी को इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको आज का यह अध्याय पसंद आया होगा। अगर आपको जिया और अधिपति की ये अनोखी दास्तान अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी ईडिल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, अगले भाग के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर पूरे 50 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं इस कहानी का दूसरा भाग यानी चैप्टर 2 तुरंत लेकर आ जाऊंगी। तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अलविदा।